आदरणीय साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, कल हमने सीआरपीसी का सेक्शन 1 से 5 चैप्टर 1 को किया था। आज हम चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज सेक्शन 6 से 25 तक करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा ना लगे तो भी डिसलाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरी बात अच्छी नहीं लगी और ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि नित्य प्रति सीआरपीसी का एक लेक्चर आएगा, इसलिए ताकि लेक्चर आपको मिल सके ये सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अब हम आते हैं सीधे सीआरपीसी के सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 क्या कहता है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ये आप इसके लिए जिसने सेक्शन 6 को समझ लिया, तकरीबन ये समझ लीजिए कि 6 से 25 तक आने वाले कई सेक्शंस को आपने समझ लिया। इसलिए सेक्शन 6 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन से कोर्ट होते हैं। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि हाई कोर्ट, उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन के बाद यहाँ पर बराबर में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे एससी एक्ट, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट, NDPS एक्ट, ये सारे के सारे जो एक्ट हैं, इनके तहत जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं, उस स्पेशल कोर्ट्स में भी केसों की सुनवाई होती है। और वो स्पेशल कोर्ट्स जो हैं आर इक्वल टू सेशन कोर्ट। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। इसके अंदर ये 4 तरह के मैजिस्ट्रेट्स आए, लेकिन इसके बीच में आपने देखा कि CJM, सीनियर सब जज, ADJ, ASJ, उनका कहीं जिक्र नहीं आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब हम जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको कई चीज़ें रेलेवेंट सेक्शन के टाइम पर जो है बताई जाएंगी और आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि मैजिस्ट्रेट जो है किस सेक्शन के तहत कॉग्निजेंस लेता है। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस लेता है। और इस सारे को थोड़ा सा ध्यान से सुने तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसका वर्णन सेक्शन 20 से 23 के अंदर आया है, वो कौन कौन से मुकदमों की सुनवाई करता है, कब वो जुडिशियल फंक्शंस करता है। सेक्शन 133 है, 145 है, 167 है और इस तरीके से 174 की कार्रवाई में भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का हाथ होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस सारे को, सेक्शन 6 को थोड़ा सा ध्यान से समझें। उसके बाद सेक्शन 7 है टेरिटोरियल डिवीज़न। टेरिटोरियल डिवीज़न के माने यह है कि हर स्टेट के अंदर एक सेशन डिवीज़न होगा और उस सेशन डिवीज़न के तहत जितनी कोर्ट्स होंगी, और वो जो सेशन डिवीज़न होगा उसके माने है डिस्ट्रिक्ट। सेशन डिवीज़न के माने डिस्ट्रिक्ट। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ना होकर के वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया और डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा अंतर है। वो रेलेवेंट सेक्शन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के माने क्या है और डिस्ट्रिक्ट के माने क्या है और किस तरीके से ये होता है। अब सेशन जो है, उस सेशन की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2B के अंदर जो है दी गई है। और सेशन के नीचे एडिशनल के साथ नीचे असिस्टेंट सेशन जज होता है। दूसरी साइड में हम एग्जीक्यूटिव
मजिस्ट्रेट की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, अब डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जहाँ जिक्र आया है, मैं इसके लिए थोड़ा सा एक रेलेवेंट सेक्शन आपको कहना चाहूँगा कि सेक्शन 97 CRPC में देखेंगे कि वहाँ पर वर्ड है डीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट। तो इन सारी बातों को समय समय पर जहाँ पर भी उचित होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इन सारी जजों की, चाहे वो डीजे है, चाहे एडीजे है या एएसजे है, इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ जो है की जाती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इस कंसल्टेशन के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और उन सब डिवीज़न्स पर भी हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ही होगी और उसके अनुसार ही ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी। उसके बाद सेशन डिवीज़न और सब डिवीज़न जो भी स्टेट के अंदर हैं वो इसी सेक्शन के तहत फॉर्म होते हैं। अगला सेक्शन 8 है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है कि जिस समय CRPC 1973 बनी और इसको लागू किया गया 1974 में, तो उस समय 4 टाउन जो है महानगर की परिभाषा में लिए गए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। महानगर किसे कहते हैं? जिसकी आबादी 10 लाख यानी 1 मिलियन हो। अब ये संख्या जो है घटती बढ़ती, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जैसे अब कोरोना है, महामारी है, इसके तहत जो है जहाँ जो है 1 मिलियन की आबादी है या उससे ऊपर की आबादी है या आपदा ऐसी आई है, इसके कारण जो है हो सकता है कि ये कम हो जाए। तो जो ही ये कम हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर देगी और फिर ये महानगर में नहीं रहेंगे। तो दूसरी जो विशेष रूप से याद करने की बात है वो सब सेक्शन 4 है इसका, सेक्शन 8 का। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? वो कहता है कि जब इसकी संख्या 1 मिलियन से कम हो जाएगी तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ना रह करके डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। लेकिन जो विशेष बात यहाँ पर नोटेबल है, सब सेक्शन 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो नोटेबल क्या है कि जब संख्या 10 लाख से कम हो जाएगी वो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। तो जो पेंडिंग केसेस हैं वो सारे के सारे टोटल पेंडिंग केसेस मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप से ही चलेंगे और जो उस दिन से अगले दिन केस दायर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के रूप में चलेंगे। मतलब पहले वाले पेंडिंग केसेस के ऊपर जो है कोई असर ना पड़ेगा और ये मान करके चलना पड़ेगा कि मानो मेट्रोपॉलिटन सिटी को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया गया है। फिर सब सेक्शन 5 जो है इसका, उसको और सब सेक्शन 4 को और 5 को पढ़ेंगे इकट्ठा, तो उन दोनों के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उसको समझने के लिए क्या है कि जब एरिया की रिडक्शन और अल्ट्रेशन जो होगी तो वो इंक्वायरी, ट्रायल और अपील के ऊपर फर्क नहीं डालेगी। मानो कि नो अल्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस, तो 3 शब्द इसमें जो क्लियर किए गए हैं वो यही है कि इसके ऊपर पॉपुलेशन जो एक्सप्रेशन है उसके माने है एज ascertained एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। ये संख्या जो है सेंसस के आधार पर ली जाती है जो 10 साल में होती है। तो उसके बाद यहाँ पर एक बात ये भी है कि जैसा मैंने बताया कि पहले वाले केस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, नए जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया के अनुसार या मेट्रोपॉलिटन एरिया के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट बनने पर जो है डिस्ट्रिक्ट के अनुसार नोटिफिकेशन जो है पहले वाले या पेंडिंग केसेस को प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद अगला सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 के माने है कोर्ट ऑफ सेशन।
कोर्ट ऑफ सेशन क्या है कि हर डिवीजन के लिए, हर जिले के लिए एक सेशन कोर्ट होगी जो सरकार एस्टेब्लिश करेगी। और हर कोर्ट में जब कोई कोर्ट बन गई, सेशन कोर्ट बन गई, सेशन डिवीजन के अंदर जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी चाहिए। तो एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा एंड ही विल बी अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और यही जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो शब्द यहाँ पर आया है, ये है क्रिमिनल के लिए, क्योंकि जब क्रिमिनल का काम हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुनता है तो सेशन जज है, और जब दीवानी का केस सुनता है तो डिस्ट्रिक्ट जज है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की परिभाषा जो है सीपीसी के सेक्शन 2(8) में दी गई है। मैं सीआरपीसी के साथ सीपीसी के सेक्शन को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये भी ध्यान रहे कि सीपीसी में भी ऐसा वर्णन किया गया है। तो हाई कोर्ट जो है इसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है जो डिवीज़न में लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि असिस्टेंट सेशन जज नाम का कोई भी अपॉइंटमेंट आज तक हरियाणा में नहीं हुई है और ना ही दूसरी स्टेट्स के अंदर सुनने में आया है। तो जो हरियाणा के अंदर क्रिमिनल का काम जब सुनते हैं जजेस, तो एडिशनल सेशन जज के रूप में सुनते हैं, ना कि वो असिस्टेंट सेशन जज के रूप में। और असिस्टेंट सेशन जज की कोई नियुक्ति कभी नहीं हुई है, जबकि सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर इनका जिक्र आया है। तो इस तरीके से सब सेक्शन 5 इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो है शायद आपने कभी ध्यान दिया ना दिया कि जब सेशन जज की पोस्ट वैकेंट होती है, शब्द है वैकेंट, मैं यहाँ पर वैकेंट शब्द के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि जब सेशन जज की पोस्ट वैकेंट होती है तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट कर देता है अर्जेंट केसेस की सुनवाई के लिए, असाइनमेंट के लिए, या उन पेंडिंग केसेस को कौन सुनेगा इस बात के लिए ऑथराइज कर देता है नेक्स्ट को, और वो है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, उनको अधिकृत कर सकता है। यदि इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, उसको नियुक्ति ऑथराइज किया जा सकता है और ही विल हैव द जुरिडिक्शन टू डील विद ऑल सच केसेस। उसके बाद सेक्शन 6 है, ये भी नोटेबल और इम्पोर्टेंट है। सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि सेशंस शैल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सीटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, कि सेशन जज जो है ना वहाँ पर अपनी सीटिंग देगा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई नोटिफिकेशन के तहत कर दी है। ये जरूरी नहीं है कि सेशन जज अपनी कोर्ट के अंदर ही बैठ करके मुकदमे सुने। इसके लिए मैं आपको 2 केस बताना चाहूँगा, जैसे केर सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर एक केस है, दूसरा राम रहीम वाला केस आप लोगों को याद होगा जो जेल के अंदर सुनारियां जेल के अंदर सुना गया। इसी तरीके से रात को भी केस सुने गए। तो ये सारी की सारी जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है इसकी नोटिफाई करता है कि भाई इस मुकदमे की सुनवाई जेल में होगी, इस मुकदमे की सुनवाई रात को होगी, इस मुकदमे की सुनवाई कहाँ पर होगी, या कोर्ट रूम में होगी। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। अब सबसे बड़ा कौन था डिस्ट्रिक्ट का? सेशन जज। तो सेशन का सबऑर्डिनेट होंगे असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। और जो ये होंगे टाइम टू टाइम जो है जो भी रूल बनेंगे काम उसके अनुसार उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट सेशन जज करेगा। तो इसका सब सेक्शन 3 जो है वो थोड़ा सा मैं फिर कहना चाहूँगा, वो ज़रूरी है, उसको समझने की कोशिश करें। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब सेशन जज की कुर्सी वैकेंट होगी यानी सेशन जज नहीं होगा, और इस सब सेक्शन 3 के तहत जो है ना सेक्शन 10 सब सेक्शन 3
यहाँ पर एक शब्द है एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट, यानी जब सेशन जज नहीं होगा उसकी एब्सेंस में या काम न होने की सूरत में इनएबिलिटी टू एक्ट हो तो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज जो है वो काम करेंगे, और उन दोनों की गैर हाजिरी में भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए सेशन जज कहता है कि भाई मैंने तो आज फला जगह शादी में जाना है एंड आई ऑथराइज एडीजे। एडीजे कहता है मेरी तो बहन है वो जिसके यहाँ शादी है, उसकी लड़की है, मैं भी वहाँ जाऊँगा। जब तीसरे आदमी को कहा जाता है वो कहता है मेरे तो मामा की लड़की है। तो इस प्रकार से ऑल आर फाउंड टू बी इन रिलेशन विद द गर्ल हु वाज बीइंग गॉट वेडेड, तो सारे वहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे की आगे आगे ड्यूटी लगती चली जाती है और ये ड्यूटी सीजेएम तक लग सकती है। तो ये जो मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेशन वाला, इसके लिए सीपीसी में भी सेक्शन 3 है सबऑर्डिनेशन का, जहाँ सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 10 है कि सेशन जज के सबऑर्डिनेट कौन कौन होंगे। सेक्शन 3 सीपीसी में सबऑर्डिनेशन बताया गया है। इस प्रकार से सेक्शन 11 है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कि हर जिले के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की नियुक्ति और सेकंड क्लास की नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी जो गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन से की जाएगी। अब सेक्शन 12 की बात हम करेंगे। सेक्शन 12 के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात आई है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ही इज अपॉइंटेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इस तरीके से जो मजिस्ट्रेट दूसरा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया वो उसका सबऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके सबऑर्डिनेट हैं। तो हाई कोर्ट इस तरीके से डेजिग्नेट करती है। अब इस सारे का कंट्रोल किसका होगा? जनरल कंट्रोल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाले में, और सब डिवीज़न के ऊपर जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा, और जो दूसरे जजेज हैं उनके ऊपर भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा। ओवरऑल कंट्रोल जो है सेशन जज का होगा। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शब्द आया है सेक्शन 13 के अंदर। इसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से मतलब सरकार के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये कब होती है, कैसे होती है? जैसे रेल चली जा रही है, गड्ढे के अंदर आग लगी, इंक्वायरी होनी है कि आग कैसे लगी, क्या कारण थे। तो जो इंक्वायरी के लिए जज लगाया गया वो स्पेशल मजिस्ट्रेट लगाया गया। तो ये आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है इसकी नियुक्ति होती है। और इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नियुक्ति 1 साल के लिए ही होती है, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं की जा सकती। यदि इंक्वायरी किसी कारण से वो 1 साल में कंप्लीट नहीं होती तो उसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 246 के तहत आपने देखा होगा कि 3 तरह की लिस्ट होती है। एक है यूनियन लिस्ट, जिसमें आज तक के 97 आइटम जो है दर्ज है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, और उसमें
अब तक 67 आइटम्स आर एंटर्ड। तीसरा है कंकरेंट, मतलब इस तीनों को थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूं कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है जो आइटम दर्ज होगा वो यूनियन गवर्नमेंट ही मतलब उसके बारे में कानून बनाएगी। जो स्टेट आइटम है उसके लिए स्टेट ही कानून बनाएगी। और जो तीसरा है कंकरेंट, जिसमें आज तक 47 आइटम दर्ज हैं, उसके लिए स्टेट और सेंटर दोनों को अधिकार है। दैट कैन बी बाय बोथ द स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो अब इस सेक्शन 13 के तहत जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, ये 13 का 2 है जिसमें 1 साल तक नियुक्ति की जाएगी और ये उसके अंदर दर्ज है। अब सेक्शन 14 के बारे में मैं बात करूंगा, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो जुरिडिक्शन होती है वो एरिया के हिसाब से होती है। थाने बांट दिए कि इसके पास बड़ौदा थाना होगा, इसके पास गोहाना थाना होगा, इसके बाद अम्बाड़ा थाना होगा, इसके पास मतलब सिटी होगा, इसके पास जो है सदर होगा। तो इस तरीके से उनका एरिया बढ़ता है। और अगला सेक्शन जो है 15 है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पढ़ने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस का जिक्र हमने किया सेक्शन 10 में, पीछे जो अभी जब हम सेक्शन 10 पढ़ रहे थे तो उसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस का जिक्र आया। यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है। तो एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज, यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज और द अदर ऑफिसर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, वो जो है दोनों के प्रति जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद हरियाणा सरकार या सरकार के द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इनकी जुरिडिक्शन इस तरीके से होगी। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इससे पहले कि मैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करूं, थोड़ा सा याद करने के लिए सेक्शन जो 16 हमको बात कर रहे थे कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसमें सेक्शन 8 था पिछला मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का। तो इसको याद करने के लिए कि यहाँ पर जो है कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेक्शन 16 के अंदर दिया गया है। तो 8 दूनी 16 याद रखने के लिए ये याद रख लो कि 8 में जो है मेट्रोपॉलिटन वो आया और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आया, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन। अब ये जो है दूसरा का दूसरा, यहाँ पर सेक्शन 11 जो है ना, हमने पढ़ा था 2 मिनट पहले कि कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो थी ये बिल्कुल उसकी कॉपी पेस्ट है, यूँ की यूँ 16 में। अब 17 की तरफ हम आते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो 2 तरह के होंगे, एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और दूसरा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो ये सेक्शन 17 के तहत जो है ये होंगे और इनकी नियुक्ति भी हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल in all matters have the power of chief metropolitan magistrate under the code and any other law for the time being in force as the high court may direct। अब जो है हम सेक्शन 18 के तहत को पढ़ेंगे
कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जैसे हमने सेक्शन 13 के तहत स्पेशल मैजिस्ट्रेट पढ़ा, यहाँ पर हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। और मैं आपको यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 13 की कॉपी पेस्ट की गई है यहाँ पर। जहाँ पर मैजिस्ट्रेट शब्द था वहाँ पर जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शब्द आ गया है, बाकी ज्यों का त्यों है। तो सेक्शन 19 जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, इसमें इन्होंने कहा कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। तो जिस तरीके से हमने 2 सेक्शन पहले पढ़े थे सबऑर्डिनेशन के, सेक्शन 10 और सेक्शन 15, इसी प्रकार से यहाँ पर ये सेक्शन 19 जो है इज रेलेवेंट, और इसमें और कोई नई बात नहीं कही गई है। तो सेक्शन 20 से 23 जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या है? एक तरफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। हमने शुरू में बताया था, सेक्शन 6 जब शुरू किया तो उसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो है मैजिस्ट्रेट्स कौन कौन से होंगे, किस किस उसके होंगे। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का उसमें जिक्र आया था। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको हम कहेंगे। और दूसरे मैजिस्ट्रेट जो हैं, जैसे सब डिवीज़न के लिए जो लगाए गए, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की भूमिका करेंगे। सब डिवीज़न के आधार पर उसके तहत वो काम करेंगे। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सेक्शन 97 सीआरपीसी के अंदर 3 शब्द आए हैं, डीएम ऑब्लिग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑब्लिग मैजिस्ट्रेट। और अब यहाँ पर उस मैजिस्ट्रेट का जो सेक्शन 97 में जिक्र आया है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जहाँ लिखा गया है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, और जब मैजिस्ट्रेट के पहले कुछ नहीं लिखा गया तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। इसलिए सेक्शन 97 के तहत 3 आदमियों को पावर दी गई वारंट जारी करने की, डीएम को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। इट इज़ एट योर ऑप्शन, आप जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। चलो अब जो है हम बात करेंगे सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 में क्या है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिस तरीके से हमने सेक्शन 13 और 18 पढ़ा, इसी तरीके से ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिफारिश पर हरियाणा सरकार या सरकार के द्वारा की जाती है। तो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 14 जिस तरीके से थोड़ा सा देखेंगे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का था, इसी तरीके से इसमें आएगा कि उसकी जुरिडिक्शन जो है एरिया पर होगी। अब जो है सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन जिस तरीके से हमने पीछे सेक्शन 10, 15 और 19 पढ़े, इसी प्रकार से सेक्शन 23 के तहत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेशन होगी। और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है, दोज विल बी अंडर द अदर देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और जो सब डिवीज़न के ऊपर दूसरे मैजिस्ट्रेट होंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर होंगे, उसके सबऑर्डिनेट होंगे। अब 24 जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम सरकारी वकील भी कहते हैं, पीपी भी कहते हैं। तो हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक नहीं, ये कई भी अपॉइंट हो सकते हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर पेंडिंग केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो ये जो है दीवानी के अंदर
जब सिविल का केस लड़ता है तो जीपी कहलाता है, गवर्नमेंट प्लीडर। और सीपीसी में सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में इसका जिक्र आया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर देते हैं केस को कंडक्ट करने के लिए जिले के लोकल एरिया में, कहाँ उसने वो करना है। अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी एक काम कर सकता है कि पैनल के वकील अपॉइंट कर सकता है। वकील 2 तरह के होते हैं, एक पैनल का और एक कैडर का। पैनल का वो है जो सेशन जज की कंसल्टेशन के द्वारा डीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और दूसरा कैडर का एडवोकेट है, वो जो है सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कई बार जो है पैनल के वकीलों में से भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है और वो काम कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये अपॉइंट करने के लिए 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ये जो है स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है, तो उसका 10 साल का अनुभव होना चाहिए। जैसे एनडीपीएस कोर्ट है, वो स्पेशल कोर्ट है, उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट करना है तो 10 साल के अनुभव वाला वकील ही वहाँ पर अपॉइंट होगा। और ये आर्टिकल 233 के तहत जो है होता है। अब जो है सेक्शन 25 है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एनी डिस्ट्रिक्ट 1 or more assistant public prosecutors for conducting prosecutions in the courts of magistrate. All central government may appoint 1 or more assistant public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrates. सेक्शन 25 के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट है, इसके तहत एक विशेष बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते दफा पुलिस वाले को नहीं किया जा सकता कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सब सेक्शन 2 के अंदर कहा। लेकिन ठीक उसके बाद सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है कि पुलिस वाला भी अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते वो उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना रहा हो और उसका रैंक जो है इंस्पेक्टर से कम का ना हो। तो इस प्रकार से ये सेक्शन 25 की मंशा थी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक करें ज़रूर। अब एक सेक्शन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी जो ये सरकारी वकील हैं इनका डायरेक्टोरेट वो कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश ए डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन consisting of director of prosecution and as many deputy directors of the prosecution as it thinks fit। यानी सरकार डायरेक्टोरेट के अंदर 2 अधिकारी, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और दूसरा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ये
they shall be eligible to be appointed as director of the prosecution or the deputy director of the prosecution only if he has been in practice as an advocate for not less than 10 years, and such appointment shall be made with the concurrence of the Chief Justice of the High Court. सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो ये डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स प्रोसिक्यूशन के हैं, ये किसके तहत होंगे? ये होम मिनिस्ट्री के तहत होंगे, होम डिपार्टमेंट के अंडर होंगे. एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन. और इसमें सेक्शन 5 है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको नोट करने की कोशिश करेंगे 5 को और 6 को, कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 1 एज द केस में बी सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेज इन हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. यानी जो हाई कोर्ट में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए पीपीज हैं, वो सारे के सारे सेक्शन 24 सब सेक्शन 8 के तहत नियुक्त किए जाते हैं और वो हाई कोर्ट में काम करते हैं. और इसी तरीके से जो दूसरे हैं वो सेक्शन 24(8) रेड विद सेक्शन 25(1), उसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 3 एज द केस में बी सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 24 टू कंडक्ट केसेज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आया है, 5 के अंदर हाई कोर्ट आया था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो काम करने के लिए ये लोग अपॉइंट किए गए, एवरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन. यानी जिले तक के पीपी, एपीपी, वो सारे के सारे डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के अंडर होंगे और जो हाई कोर्ट वाले हैं वो डायरेक्टर के अंडर होंगे. और इस प्रकार से ये प्रोविज़न एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, उनके ऊपर लागू नहीं होगा. और ये है आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक व्यक्ति और होता है जो सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं. अटॉर्नी जनरल वो है हु इज हैविंग the qualification to be appointed as judge of the Supreme Court. He can be appointed as Attorney General और उसकी अपॉइंटमेंट आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है. और एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के तहत अपॉइंट किया जाता है और वो अपॉइंट किया जाता है जो हाई कोर्ट जज लगने का सक्षम हो. इस प्रकार से आज का सेक्शन 6 से 25 तक का जो सेक्शंस थे, मैंने उनका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है. मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे अप्रिशिएट करोगे. आप अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि CRPC के ऊपर हम रोज़ एक लेक्चर देंगे. यदि आपने सब्सक्राइब किया तो वो लेक्चर सीधा आपके पास पहुंच जाएगा. धन्यवाद.